नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मिडिल ईस्ट में बवाल मचा हुआ है और मिडिल ईस्ट में सुबह से शाम तक रोज खबरें बदल जा रही हैं। इतनी खबरें आ रही हैं कि ये देख पाना, ये जांच पाना कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये भी बड़ा मुश्किल है। जैसे खबर आई कि यूएई, जॉर्डन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड मदद करेंगे अमेरिका की अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉर्डन और यूएई, यूके तो मदद करेगा ही, उसकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जॉर्डन और यूएई अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देंगे अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो। इसके तुरंत बाद, अभी यह खबर पूरी तरह से आई भी नहीं थी, अभी यह खबर आ ही रही थी कि तुरंत बाद यूएई का एक बयान आता है। यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल बयान आता है। यह किसी पत्रकार का या किसी हवा में दिया हुआ बयान नहीं है, बाकायदा ऑफिशियल बयान है। इस बयान में कहा यह गया है कि ईरान पर अगर कोई हमला होता है तो हम अपने एयर स्पेस का या फिर अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसके बाद तुरंत एक और खबर आती है कि कतर और सऊदी अरबिया ने भी बयान तो जारी नहीं किया है, लेकिन इंडिविजुअल बातचीत में यह बात कही है कि हम भी अपनी जमीन और अपने आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जंग का अंदेशा चारों तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप देखिए, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो ईरान के करीब पहुंच रहा है और ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसको हम ईरान के करीब तैनात करने वाले हैं। इसके अलावा खबर यह आती है कि यूनाइटेड स्टेट का यानी अमेरिका का जो एयर फोर्स है वो मिडिल ईस्ट में एक्सरसाइज करने जा रहा है। अब ऐसे मौके पर अगर मिडिल ईस्ट में एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है तो उसका क्या मानी है, यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब अगर यह जंग होती है, कई तरह की बातें हो रही हैं, प्रेसीजन अटैक की बात हो रही है। प्रेसीजन अटैक का मतलब क्या होता है? फुल फ्लेज वार में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जगहों पर और कुछ लोगों पर निशाना बनाएंगे। आपको याद होगा 12 रोजा जंग के आखिर में अमेरिका ने एक हमला किया था और जो उनका एटॉमिक पूरा संयंत्र है उसको बर्बाद करने की बात कही थी। यह प्रेसीजन अटैक है, यानी पूरे मुल्क पे हमला नहीं होगा, कुछ इलाकों पर और कुछ लोगों पर हमला होगा। इस बार अंदेशा यह है कि एटॉमिक इलाकों के अलावा खामनेई साहब और कुछ और सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने की ये लोग प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रेसीजन अटैक भी होता है तो ईरान पलटकर हमला करेगा। ईरान ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि खामनेई के ऊपर कोई हमला हुआ तो वो मुल्क के ऊपर हमला माना जाएगा और ईरान जंग में चला जाएगा। लारिजानी का एक बयान आया है। लारिजानी आप जानते हैं खामनेई के सलाहकार हैं। उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछली बार जो 12 रोजा जंग हुई थी उसमें जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसका सिर्फ 25% हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस बार अगर जंग होती है तो हम 100% इस्तेमाल करेंगे। और ईरान इस बात को क्लियर कर चुका है कि अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उन बेसेस को निशाना बनाया जाएगा। ऐसे में जिन मुल्कों में ये बेसेस हैं, जैसे सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, लगभग सब में ही है, कौन सा मुल्क बचा हुआ है जहां ये बेसेस हैं और जो इजराइल से हमले के रास्ते में पड़ते हैं या अमेरिका के बेसिस से हमले के रास्ते में पड़ते हैं, उनको डर यह है और बिल्कुल वाजिब डर है कि अगर यह जंग होती है तो उनके मुल्क पर ईरान हमला करेगा, उनके इलाकों को निशाना बनाएगा, खासतौर पर उन इलाकों को जहां अमेरिकन बेस है। और इस तरह से चाहे अनचाहे वो इस जंग में शामिल हो जाएंगे और कोई मुल्क फिलहाल इस जंग में शामिल होना नहीं चाहता है। हालांकि ये जो बयान है कितनी देर तक ठहरेंगे मैं नहीं जानता। अमेरिका के प्रेशर में यूएई या कतर जैसे मुल्क कितनी देर तक ठहर पाएंगे, कितने घंटे तक ठहर पाएंगे मैं नहीं जानता। ये सारे बयान रद्दी के कागज में चले जाएंगे अगर अमेरिका प्रेशर बनाएगा यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर और इस तरह के मुल्कों के ऊपर। सऊदी अरबिया थोड़ा सा टिक सकता है, सऊदी अरबिया अमेरिका के सामने थोड़ा सा अड़ सकता है, लेकिन बाकी मुल्क तो बिल्कुल नहीं अड़ेंगे। अगर इसलिए फुल फ्लेज वार होता है तो ये कल को अपनी जमीन और अपना आसमान दोनों इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अगर इनके परमिशन के बिना भी इस्तेमाल हो गया तो क्या इनकी हिम्मत है कि अमेरिकन प्लेन्स के ऊपर यह हमला कर सके? कतई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सैयद कासिम का जो बयान कल आया है, हिजबुल्लाह के जो हेड है उनका जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार अगर जंग होती है तो पूरा का पूरा इलाका इस जंग में शामिल होगा, पूरे इलाके में आग लगेगी, वो बयान काफी हद तक सही नजर आता है। अब उन्होंने कहा तो यह भी है कि जंग होगी तो हिजबुल्लाह भी इसमें शामिल होगा। कातिब हिजबुल्लाह जो
इराक में एक्टिव है, उसने भी कहा है कि वो शामिल होगा। आप जानते हैं कि आप चाहे प्रॉक्सी कहना चाहें या ईरान के मददगार कहना चाहें, कई मुल्कों में है। लेबनान में तो है ही, हमास तो है ही, कातिब हिजबुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया। हिजबुल्लाह का एक फ्रैक्शन अफगानिस्तान से भी काम करता है और इन सब का कहना है कि अगर इस बार जंग होगी, हूथी को भी शामिल कर लीजिए, तो ये सारे के सारे शामिल होंगे। और इनके शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि ये इतने मजबूत है कि हरा देंगे, कि जीत जाएंगे, वो सब तो अलग बात है। ईरान को अपनी लड़ाई भी खुद ही करनी होगी, लेकिन इनके शामिल होने का मतलब ये जरूर है कि पूरे इलाके में आग लगेगी और पूरा इलाका जंग में शामिल होने पर मजबूर होगा। ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम डिप्लोमेसी चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, हम समझौता करना चाहते हैं। लेकिन समझौता क्या होता है? समझौता यह होता है कि आप थोड़ा सा झुकिए और सामने वाला भी थोड़ा सा झुके। जब ईरान से पिछली बार बात हो रही थी तो कहां पहुंची? कहीं नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जीरो एनरिचमेंट की बात कर दी। यह कहा जीरो एनरिचमेंट कीजिए, मतलब अभी तक आपने यूरेनियम का जो एनरिचमेंट किया है उसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। जितना कुछ आपने लाखों करोड़ों लगा के बनाया है अभी तक, वो सब आप खत्म कर दीजिए। और साथ में यह भी कि जो आप हूथी, हमास, हिजबुल्लाह वगैरह की मदद करते हैं उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। और यही नहीं, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो इजराइल में जाकर बरस सकती हैं, आपको वो बूम बूम तेल अवीव वाला वीडियो याद होगा। तेल अवीव में जो बवाल मचाया था ईरान की मिसाइल्स ने, वो भी याद होगा। वो मिसाइल नहीं होती तब तो सीरिया की तरह इजराइल कभी भी घुस जाता और जहां चाहता जिसको चाहता मार के निकल जाता। वो मिसाइलें हैं, इसलिए जंग से अभी भी डर रहा है इजराइल। तो अमेरिका चाहता है कि वो मिसाइलें भी खत्म कर दी जाएं, उन मिसाइलों के डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो भी खत्म कर दिया जाए। इस तरह की शर्तें ईरान पर लगाने का मतलब है कि आप दरअसल कोई बातचीत करना ही नहीं चाहते हो। बस यूनाइटेड नेशंस में या दुनिया के फोरम पर आप बस ये कह देना चाहते हो कि देखो, हम बातचीत तो करना चाहते थे। ये तो वही मिसाल हुई कि आप किसी से कहिए कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना मकान बेच देना होगा, आपको अपना सारा पैसा किसी को दान कर देना होगा, आपको अपने सारे कपड़े गरीबों में बांट देने होंगे और नंगे होकर, सर झुकाकर, भूखे पेट हमारे सामने खड़े रहना होगा। उसके बाद हम जो चाहेंगे वो करेंगे और उसी को दोस्ती कहेंगे। ये तो वही मिसाल हुई ना। सब जानते हैं कि ईरान कभी इसको नहीं मानेगा। ईरान क्यों मानेगा कि वो अपनी मिसाइलें खत्म कर ले? वो जीरो एनरिचमेंट क्यों करना चाहेगा? अली लारिजानी ने उसी इंटरव्यू में जिसकी मैं बात कर रहा था एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि ईरान 24 या 48 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। हम दुनिया की इकलौती कंट्री हैं इस समय जो न्यूक्लियर बम के इतने करीब हैं। अब वो कितना सही बोल रहे हैं, कितना गलत बोल रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। जंग में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि वो सही बोल रहे हैं, तो जो एटम बम बनाने के इतने करीब है, वो अमेरिका के कहने पर अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम उसको गिफ्ट क्यों कर देगा? अरे आपको अगर बातचीत करनी थी तो कुछ शर्तें लगानी थी, कुछ शर्तें माननी थी। जैसे आप ये शर्त मान लेते कि इजराइल ईरान के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, अमेरिका ईरान के ऊपर कभी हमला नहीं करेगा, और बदले में ईरान से यह आश्वासन ले लेते कि वो इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। ये तो मानने वाली बात होती। एनरिचमेंट के एक लेवल तक आप अलाउ कर देते कि आप यहां तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते हैं, वो भी मानने वाली बात होती। लेकिन एक तरफ आप सैंक्शन लगाते जाएंगे, दूसरी तरफ ऐसी शर्तें रखेंगे और आप साथ में कहेंगे कि ऑयल टैंकर जो हैं उनको सीज किया जाएगा, यानी ईरान अपना तेल किसी को ना बेच पाए। यह कौन सा फ्री वर्ल्ड है भाई, जहां पर एक खुद मुख्तार मुल्क जो है वो अपना तेल किसी को नहीं बेच सकता है? आप उसके तेल टैंकरों पर हमला करेंगे तो कल अगर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दे, या फिर कल आपके टैंकर्स पर हमला करना शुरू करे, या फिर कल आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाना शुरू करे, तब तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और आप कहेंगे देखिए ईरान हमें परेशान कर रहा है, लेकिन आपने तो ईरान को परेशान करने की हर बाउंड्री लांघ ली है, हर सीमा लांघ ली है। उसके बावजूद अगर जंग से आप रुके हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि आपको भी पता है कि ईरान की कम से कम लॉन्ग रेंज मिसाइल की क्षमता इतनी है कि तेल अवीव को आपके तमाम डोम्स के बावजूद तबाह किया जा सकता है। इन सबके बीच पुतिन का एक बयान आया है जो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। उसका कहना है कि पुतिन ने अमेरिका को इस बात की कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान के ऊपर अटैक किया तो यह अमेरिका के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। देखिए एक बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं,
अब लोग तो वीडियो बना देते हैं कि चाइना की सेना ईरान के साथ खड़ी हो गई। नहीं, चाइना अपनी आर्मी ईरान या किसी और मुल्क में लड़ने के लिए नहीं भेजेगा। यह चाइना का इतिहास रहा है, चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा। अभी फिलहाल जिस तरह से रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन के साथ, रशिया भी ईरान में अपनी आर्मी नहीं भेजने वाला, इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाइए। लेकिन अगर ईरान तबाह बर्बाद होता है, अगर ईरान का सारा तेल अमेरिका और इजराइल के पास चला जाता है, तो सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो चाइना और रशिया का होगा। इसलिए चाइना और रशिया कोशिश यही करेंगे कि यह हमला ना हो, और अगर यह हमला हो तो ईरान इसका मुकाबला कर सके। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि खबर आई थी कि चाइना ने बहुत एडवांस वेपन्स पहुंचाए हैं ईरान के पास। यह काम रशिया भी कर सकता था, लेकिन रशिया की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो यूक्रेन में फंसा हुआ है। फिर भी रशिया अपनी तरफ से मदद करेगा, हथियार की मदद कर सकता है, डिप्लोमेसी की मदद कर सकता है, इंटेल की मदद कर सकता है। यह सारी मदद ईरान की कर सकता है और अमेरिका के ऊपर यह प्रेशर बना सकता है कि अमेरिका इस हमले में ना जाए, इस हमले से बचे। वही काम पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं, वही काम चाइना करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी डिप्लोमेसी और बाकी सारे खेल जारी हैं। अब यह डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, यह तो वक्त ही बताएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं गजा की तरफ। गजा से एक बड़ी खबर यह है कि रॉन ग्विली की लाश फाइनली इजराइल को मिल गई है। इजराइल रॉन ग्विली की लाश पा चुका है। रॉन ग्विली आखिरी बंधक था गजा में। इसके बाद गजा के पास कोई भी बंधक नहीं है इजराइल का। अब इसमें भी आप खेल देखिए। खबरें यह बता रही हैं कि 1 महीने पहले से हमास ने एग्जैक्टली वो जगह बता दी थी जहां पर रबल्स के नीचे, खंडहर के नीचे रॉन ग्विली की लाश दबी हुई थी। लेकिन 1 महीने तक इजराइल ने कुछ नहीं किया। किस लिए नहीं किया? क्योंकि जो ही रॉन ग्विली की लाश मिल जाती, अगला स्टेज शुरू हो जाता। लेकिन इन्हें तो और लाशें गिरानी थी। आप जानते हैं ना, सीज फायर के बावजूद 477 यानी 477 लोगों को मारा जा चुका है गजा के अंदर। अब जब यह लाश मिल गई है तो ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप यह कह रहा है कि हमास ने हमारी मदद की, लाश हमें मिल गई, आखिरी बंधक की भी लाश मिल गई, उसकी फैमिली को मिल जाएगी। लेकिन अब अगला स्टेप डिसआर्मामेंट का है। जो समझौता हुआ था उसको गौर से पढ़िए तो अगले में रिकंस्ट्रक्शन और डिसआर्मामेंट दोनों थे। लेकिन नेसेट के अंदर, इजराइल की संसद के अंदर बयान देते हुए नेतन्याहू कहता है कि अगला दौर जो होगा वो रिकंस्ट्रक्शन का नहीं होगा। अभी हम गजा को फिर से बनाए जाना अलाउ नहीं करेंगे, उसके पहले हम हमास को डिसआर्म करेंगे। फिलहाल हमास के बयान बहुत आ नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि डिसआर्मामेंट को लेकर कोई सहमति बन गई है। या तो एमनेस्टी की सहमति बनी है कि डिसआर्मामेंट के बाद हमास के लोगों को कोई सजा नहीं दी जाएगी, या तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका ने कहा हो ऊपर ऊपर दिखावा कर लो, डिसआर्मामेंट का अंदर रखे रहो, लेकिन बोलकर इसकी मुखालफत ना करो ताकि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। यह भी हो सकता है कि हमास इस बात का इंतजार कर रहा हो कि क्या ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करता है और उसके बाद ही वो फैसला करे कि फाइनली उसको करना क्या है। इस बीच में एक बवाल चल रहा है रफा बॉर्डर को लेकर। रफा बॉर्डर आप जानते हैं इजिप्ट से लगा हुआ गजा का बॉर्डर है। रफा बॉर्डर खोलने की मांग हो रही है लगातार। फलस्तीन के नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि रफा बॉर्डर को खोला जाए ताकि वहां से एक तो इमदाद आ सके खुल के, और दूसरा यह कि जो लोग इस माहौल में इलाज के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए चले गए थे उधर इजिप्ट में, वो लौट कर फलस्तीन में आ सकें। लेकिन इजराइल उसमें भी एक से एक शर्तें रख रहा है। जैसे देखिए आप, उसने क्या शर्त रखी? उसने ये शर्त रखी कि कोई भी बच्चा जो उधर पैदा हुआ है वो इधर नहीं आ सकता। जैसे मान लीजिए कि उस समय कोई बीमार हो, कोई मां गर्भवती हो और उसकी हालत खराब हो और मेडिकल वजह से उसको इजिप्ट में ले जाया गया हो, या फिर कोई मियां बीबी इजिप्ट चले गए हो इस माहौल में और वहां उनको बच्चा हो गया हो, तो उस बच्चे को फलस्तीन में नहीं लाया जा सकता है। यह कह रहा है इजराइल, यह शर्त रख रहा है। उसका कहना है कि इससे फलस्तीन की जनसंख्या बढ़ जाएगी, गजा की जनसंख्या बढ़ जाएगी। 37,000 लोग डिस्प्लेस हैं, 1 लाख के आसपास लोगों को मार दिया गया, और जो नया बच्चा पैदा हुआ है वो आ जाएगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक का शैतान है इजराइल और नेतन्याहू। और क्या शर्त रखी गई है? शर्त यह रखी गई है कि रफा बॉर्डर के पास इजराइल एक चेकपोस्ट बनाएगा।
और वहां जांच करेगा, जांच के बाद जिसको वो अलाउ करेगा वही अंदर आ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी कई सारी शर्तें वो रख रहा है जिनको इजिप्ट मानने को तैयार नहीं है। दरअसल इनकी प्लानिंग तो यह है कि रफा 2 जब बन जाएगा तो रफा बॉर्डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा और किसी तरह से ये इसको टालना चाहते हैं। लेकिन लगातार प्रेशर बन रहा है कि इजिप्ट के साथ लगने वाला रफा बॉर्डर ये खोलें। देखते हैं ट्रंप का ध्यान इस तरफ जाता है कि नहीं। इमदाद खासतौर पर बहुत जरूरी है और जो लोग उधर गए हैं उनका लौटना बहुत जरूरी है, इसलिए रफा बॉर्डर का खोला जाना बहुत जरूरी है। इजराइल की शैतानियत का तो क्या ही आप कहिएगा। वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर जो घायल लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे लेकिन उनको अलाउ नहीं किया गया। कहा गया कि सिक्योरिटी रिस्क है। मतलब इजराइल की सिक्योरिटी तो ऐसी चीज हो गई कि फलस्तीनी मरते रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इजराइल की सिक्योरिटी बनी रहनी चाहिए। जो लोग मरने की कगार पर हैं, जो लोग बुरी तरह से बीमार हैं, उनको इलाज ना मिले क्योंकि इनको सिक्योरिटी रिस्क है। और ये सब सारी दुनिया को दिखाई नहीं देता। ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को, ईरान में ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों को यह नहीं दिखाई देता कि वेस्ट बैंक के बीमार लोगों को भी इजराइल बाहर नहीं जाने दे रहा है कि वो इलाज करा सकें। और ये लोग दुनिया को ह्यूमैनिटी सिखाते हैं, ये लोग दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाते हैं, ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं। इजराइल में जो तमाशे हुए हैं, ईरान के मुताल्लिक जो तमाशे हुए हैं, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। हो सकता है ये वीडियो आपने पहले भी देखा। ये जो महिला है ये इजराइल की महिला है और टीवी पे खबर ये देख रही है कि वो मर गई है। जी, इस महिला की तस्वीर चलाई गई कि ईरान की पुलिस ने इस महिला को मार दिया है और ये महिला जिंदा है, इजराइल में बैठी हुई है। अपनी ही तस्वीर जब देख रही है, ये टेलीविजन पर मरा हुआ दिखाया जा रहा है, तो इसका जो रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं। तो झूठ, फरेब, धोखा और शैतानी का कोई पुतला बनाया जाए तो उसकी शक्ल बिल्कुल किसी की तरह होगी, तो नेतन्याहू की तरह होगी। ये लोग तय करेंगे कौन गजा का है, कौन गजा का नहीं है। ये लोग तय करेंगे कि बाहर अगर मियां बीबी चले गए, उनका बच्चा पैदा हुआ तो वो गजा में नहीं आ सकता है। और ये लोग खुद कौन है? कोई पोलैंड से आया है, कोई इराक से आया है, कोई यूक्रेन से आया है, कोई कहीं से आया है। लेकिन ये उन लोगों को जिनकी 7 पुश्तों की कब्र फलस्तीन में बनी है, जिन कब्रों पर आलीशान मकान बनाकर ये रह रहे हैं, उनको फलस्तीन का है कि नहीं है ये सर्टिफिकेट देंगे। खैर, अभी फिलहाल ये सब चल रहा है और इन सब के बीच अंदेशा बना हुआ है ईरान पर अटैक का। ईरान अपनी तरफ से तैयारी कर ही रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ईरान पर अगर हमला होता है ना, यहां बैठ के भक्त ताली जरूर बजाएंगे, लेकिन इसका असर आप तक पहुंचेगा। एक छोटी सी खबर दे देता हूं कि नेचुरल गैस की प्राइस पिछले दिनों लगभग डबल हो गई है। ग्राफ देख लीजिए। और अगर हमला होता है तो समझिए डीजल और पेट्रोल और नेचुरल गैस की प्राइस में आग लगेगी और आप सब झेलेंगे। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब से अलग अगले महीने इजराइल जाने का प्लान बना रहे हैं। अब इस पर तो क्या ही कहें। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।